हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7वें मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आप वो भी वीडियो जाके जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वो क्लास जरूर देखें। मित्रों, आज हम 7वें मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सभी दोस्तों को जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। मैं आपको परीक्षा से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन करें, जहां से वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ये क्वेश्चन था। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? लेक सुपीरियर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लेक सुपीरियर झील हो जाएगी। जो लेक सुपीरियर झील है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है ये? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके उत्तर में कनाडा का जो ओंटारियो है शहर पड़ता है वो, और अमेरिका का मिनेसोटा राज्य पड़ता है। ये आकार की दृष्टि से तीसरे नंबर की बड़ी झील है दोस्तों। कौन सी है? तीसरे नंबर की बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील की बात कर लेते हैं साथ में। बैकाल झील है सबसे गहरी झील, जो कि सर्बिया में स्थित है मित्रों। और भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील हो जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और अंटार्कटिका से छोटा है? ये पूछा गया है आपसे। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा, इसके बीच का जो पूछा गया महाद्वीप। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है मित्रों। उसके बाद में सेकंड नंबर कौन पा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका दोस्तों। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, फिर ये अंटार्कटिका आता है, फिर उसके बाद में यूरोप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है मित्रों। तो इसके बीच का कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा मित्रों, इसका राइट आंसर। अभी हमें क्या करना है? सुमेलित करना है मित्रों। क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित देखिएगा, एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ जो नहर है किस किस को जोड़ती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा, जो कील नहर है मित्रों, ये कील नहर किसको जोड़ती है? ये जर्मनी के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? ये जर्मनी स्थित है। कील नहर क्या करती है? एल्ब जो ज्वार नदमुख है वह बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों। किसको जोड़ती है? एल्ब नगर और ज्वार नदमुख बाल्टिक सागर को जोड़ती है मित्रों। अब ये सू नहर देखिएगा, सू नहर की बात कर लेते हैं। ये किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी आपके सुपीरियर झील व हयूरान झील को जोड़ती है दोस्तों। किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील व हयूरान झील को जोड़ती है। पनामा नहर मित्रों देखिएगा, पनामा नहर किसको जोड़ेगी? पनामा नहर जोड़ेगी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है मित्रों। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 मित्रों। देखो पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। पूछा गया आपको दक्षिणी गोलार्ध में मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम से होती है दोस्तों। कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसकी दिशा होती है मित्रों, ऐसी दिशा होती है। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीन पीस पूछा गया है। देखिएगा, ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण चेतना हेतु विश्वव्यापी आंदोलन है दोस्तों। ग्रीन पीस है क्या? ये पर्यावरण चेतना हेतु विश्वव्यापी आंदोलन है दोस्तों। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण चेतना के लिए विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में होती है दोस्तों। कब होती है इसकी स्थापना? 1971 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है मित्रों? तो निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मित्रों, मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरो
कार्बन भी है। तो ये तीनों ही क्या है, ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती है। तो इसका नंबर आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, वीडियो को आप लाइक कर दें मित्रों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर पूछा गया आपसे, तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर मित्रों। इसका क्षेत्रफल कितना देखिएगा, इसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। देखिएगा जो कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग इसी का है केवल। तो इसकी औसत गहराई है 4,572 मीटर, इसकी औसत क्या है, गहराई है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछी गई है, तो मित्रों यूरोप महाद्वीप सबसे बड़ी झील हो जाएगी लेडोगा झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लेडोगा झील हो जाएगी यूरोप महाद्वीप की। 17,600 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, इसका क्षेत्रफल है मित्रों। इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा यूरोप के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है, यूरोप में। और यूरोप में कहाँ पर है दोस्तों? रूस के अंदर स्थित है। कोसी व काली सिंध नदियां जिसका प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह कौन सी है दोस्तों? कोसी और काली सिंध नदियां पूछी गई कौन से प्रवाह से जुड़ी हुई है, तो कोसी और जो काली सिंध नदी है दोस्तों ये कौन से प्रवाह से हो जाएगी? गंगा नदी के प्रवाह से हो जाएगी मित्रों। कौन से हो जाएगी? गंगा नदी के प्रवाह से हो जाएगी। अब मैं बात कर लूँ कोसी नदी की मित्रों, कोसी नदी की बात कर लेते हैं। जो कोसी नदी है ना गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई थान चोटी के ऊपर से निकल कर कारा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है मित्रों। अब काली सिंध की बात कर लेते हैं, ये एमपी से निकलती है मित्रों। कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है और झालावाड़ व बारा में, और कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है मित्रों काली सिंध। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है मित्रों? गंगा की। तो ये गंगा की क्या है, ये सारे प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है कोसी और काली सिंध नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में राजनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारात्मक रूप से रूढ़िवादी है मित्रों? कौन सा स्कूल जो कि विचारात्मक रूप से रूढ़िवादी है, तो कौन सा हो जाएगा? अति यथार्थवादी स्कूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अति यथार्थवादी स्कूल हो जाएगा। सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहले ही बात कर लेते हैं, पुराने जो भारतीय जनसंघ को क्या कहते हैं, जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना करी थी 1951 मित्रों। और इसको पुनर्जीवित करके 6 अप्रैल 1980 को यह पार्टी बनी दोस्तों। कौन सी पार्टी बनी थी? भारतीय जनता पार्टी का बनती है, भारतीय जनता पार्टी बनती है 6 अप्रैल 1980 को द्वारा बनती है दोस्तों। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कमल का फूल है दोस्तों। क्या है? कमल का फूल है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा भारतीय जनता पार्टी का। नंदा देवी स्थित है दोस्तों। नंदा देवी कहाँ स्थित है पूछा गया आपसे। नंदा देवी पर्वत जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। कौन सा? भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और ये स्थित कहाँ पर है मित्रों? ये स्थित हो जाएगा कुमाऊं हिमालय के अंदर स्थित है दोस्तों। कुमाऊं हिमालय के ऊपर ये स्थित है नंदा देवी पर्वत मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों? तो भारतीय जो वन सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं, स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को स्थापना होती है और वो भी कहाँ होती है? देहरादून में होती है मित्रों। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल के बीच के अंतराल में दी जाती है। तो 2 साल का अंतराल होता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो देखिएगा जून महीना के जो पहले सप्ताह के अंदर क्या होता है? मानसून हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है मित्रों। सबसे पहले कहाँ टकराएगा? ये सबसे पहले केरल में टकराता है मित्रों। कहाँ टकराएगा? केरल में। और केरल में टकरा कर ये क्या करता है? 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा में ये बंट जाता है। तो भारत के अंदर सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? तो केरल से प्रवेश करता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिहाज से। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है मित्रों? एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछा भी जा सके आपसे। देखिएगा अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो बात करें भारत की भूमध्य रेखा से उत्तर में जब
8 डिग्री 4 मिनट चलते हैं अपन 37 डिग्री 6 मिनट के बीच के अंदर उत्तरी अक्षांश के अंदर, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में क्या है, देशांतरीय विस्तार हमारा भारत का पाया जाता है दोस्तों। भारत का कुल जो अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट है, उत्तरी अक्षांश है दोस्तों ये, और देशांतरीय विस्तार कितना है 29 डिग्री 18 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है मित्रों भारत का। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में कॉफी वर्षा भी कहा जाता है दोस्तों। जब ये मानसून आता है उससे पूर्व की जो वर्षाएं होती है भारत के अंदर दोस्तों, उसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब बात कर ले कौन कौन से राज्य में किस नाम से पुकारा जाता है, तो असम में बात करें सबसे पहले मित्रों, असम में चाय वर्षा पुकारी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, चाय वर्षा मित्रों, जो चाय की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और बंगाल में इसे बोलते हैं काल बैशाखी। और केरल में क्या बोलेंगे, केरल में बोलेंगे आम्र वर्षा, एवं कर्नाटक में बोलेंगे कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम बोलेंगे दोस्तों। और कहवा उत्पादन क्षेत्रों में इसे बोलेंगे फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट है आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है मित्रों, सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पूछा गया आपसे, तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय तंत्र कौन सा हो जाएगा, हमारा गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र है। ये दक्षिणी भारत की बात चल रही है मित्रों, दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र कौन सा है, गोदावरी। तो इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं इसे, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है मित्रों और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कुल लंबाई 1465 है इसकी। वेनगंगा और वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी, इंद्रावती है ना, ये प्राणहिता, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष होती है मित्रों। असम गण की स्थापना पूछी गई है आपसे, तो 1985 में क्या होती है, असम गण की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों। इसमें से पूछा गया आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात पूछा गया आपसे, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो प्रपात का निर्माण करता है दोस्तों। तो देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया आपसे, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी के ऊपर है मित्रों, तो ये पहला तो सही है। चूलिया प्रपात ये चंबल पे है। जोग प्रपात मित्रों ये गलत हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, जोग जल प्रपात है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है दोस्तों। कहाँ पर है, ये कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसके अंदर। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है मित्रों। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है, अधिकार, दायित्व, शक्ति या कृत्य मित्रों। तो संसद के अंदर जो विश्रांति काल होता है उसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति का क्या है मित्रों, राष्ट्रपति का अधिकार है मित्रों। क्या है, राष्ट्रपति का मित्रों अधिकार है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है मित्रों, ये पूछा गया है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मित्रों। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर जनरल स्वयं करता है मित्रों। कौन करता है, गवर्नर जनरल स्वयं करता है मित्रों। थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कब किया गया। तो परमाणु जो अप्रसार संधि है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया जाता है, तो कब स्वीकार किया जाता है, जून 1968 में इसको स्वीकार किया जाता है। बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाद्यान्न की श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार की राशि कितनी है। जो खाद्यान्न की जो क्षेत्र है उसके अंदर पूछा गया जो कृषि कर्मण पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो कृषि जो कर्मण की राशि कितनी दी जाएगी मित्रों, वो दी जाएगी 5 करोड़ राशि दी जाती है मित्रों। कितनी राशि दी जाती है, 5 करोड़ राशि दी जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में सौदा किया जा सकता है दोस्तों। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। इसमें पूछा गया स्टॉक एक्सचेंज में सौदा किया जा सकते हैं। तो सौदे कैसे करेंगे मित्रों, जो सूचीबद्ध
और अनुमति प्राप्त जो प्रतिभूतियां यहाँ का मतलब है हिंदी के इसको इंग्लिश में बोलेंगे शेयर दोस्तों, है ना। जो प्रतिभूतियां उनको अपन खरीद और बेच भी सकते हैं जो सूचीबद्ध हो और अनुमति प्राप्त हो मित्रों। तो ये अनुमति प्राप्त चाहे एनएससी के अंदर हो चाहे बीएससी के अंदर हो दोस्तों, उसका हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सौदा कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य के अनुपात में भारत कितना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है दोस्तों। तो भारत कितना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, 75% से अधिक अभी तक भारत अधिक क्या कर सकता है, लक्ष्य प्राप्त कर चुका है मित्रों। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए संबंध में कौन सा कथन सही है मित्रों। इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है, किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मित्रों। देखिएगा पहला पढ़िएगा, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में। दोस्तों प्रस्तावक और समर्थक दो अलग अलग होते हैं, 50 चाहे विधायक हो या 50 सांसद हो तो वो होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में और वो भी होना चाहिए समर्थक के रूप में। दोस्तों ये बिल्कुल पहला सही है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 की राशि विक्षिप्त नहीं कराता है मित्रों, ये दूसरा भी सही है। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होगा दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है मित्रों। भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहां से ये पूछा गया संसदीय जो शासन प्रणाली है भारत ने कहां से ली गई है दोस्तों, कहां से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। अपन बात कर लेते हैं जो संविधान जो निर्माण के अंदर जो जहां जहां से चीजें ली गई है अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका से हमने क्या लिया मित्रों, तो उत्तरी अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए मित्रों, संविधान की सर्वोच्चता ली है वहां से, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया, न्याय की स्वतंत्रता ली है, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की सारी प्रक्रिया हमने ली है, उपराष्ट्रपति उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी और वित्तीय आपात की भी हमने क्या से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने क्या लिया, संघात्मक विशेषता ली है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति लिए दोस्तों, ये सारे किससे ली, हमने कनाडा से लिए। ब्रिटेन से हमने क्या लिया दोस्तों, तो ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली ली है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया, केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध है और शक्तियों का विभाजन है वो हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से निकाल दिया गया मित्रों, जो कौन सा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट से उनको हमने बाहर कर दिया मित्रों, इसमें पूछा गया कौन सा अधिकार है, तो देखिएगा कौन सा अधिकार हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, जो फंडामेंटल राइट से हमने इसको बाहर कर दिया है मित्रों। तो अभी ये विधि के रूप में अधिकार है दोस्तों, कानून अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। अब देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 को होता है, जिसे संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 एवं 19 क के अंदर भी था दोस्तों, 19 क के अंदर और 31 के अंदर था दोस्तों। इन दोनों को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर और इसे क्या क्या किया गया, 300 क के अंदर दोस्तों, 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में या विधि के अधिकार के रूप में इसको वहां कर दिया है दोस्तों, स्थानांतरण कर दिया है। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष पूछा गया मित्रों, किसका अध्यक्ष पूछा गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा गया। तो BR अम्बेडकर थे उसके अध्यक्ष दोस्तों, कौन थे, BR अम्बेडकर थे उसके अध्यक्ष मित्रों। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, अध्यक्षता में दोस्तों कौन थे, 7 सदस्य थे। इसके कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, ये जो पूरी जो प्रस्तावना है दोस्तों उसके अंदर पूछा गया जो आश्वासनों का सही क्रम पूछा गया आपसे, क्या सही क्रम दिया गया है मित्रों,
ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, प्रस्तावना की। तो दोस्तों उसका सही क्रम है वो हो जाएगा हमारा न्याय, फिर स्वतंत्रता शब्द आता है, फिर क्षमता, फिर बंधुता शब्द आता है दोस्तों। तो सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। पिछले जो एग्जामों में प्रस्तावना से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मित्रों, तो प्रस्तावना को आप याद कर लीजिएगा और इससे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है मित्रों। मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? 18, 19, 22, 21 दोस्तों। अभी आप सोच रहे होंगे कि संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों वो 31 के अंदर ही था केवल, तो यही तो हमारी गलती हो जाती है दोस्तों। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है 31 तो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं दोस्तों। तो अब क्या बताइएगा आप, जो संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों वो 31 के अंदर भी था और 19 के अंदर भी था दोस्तों। किसके अंदर था? 19 अनुच्छेद जो 19 के अंदर भी था मित्रों। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन हमने शामिल कर लिए अभी। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी पूछिए, यह कथन किससे संबंधित है मित्रों? यह कथन किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा मानसिक विकास से ये कथन संबंधित हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है? सीखने के जो सही स्तर है वो पूछा गया है आपसे, तो कौन सा स्तर सही हो जाएगा दोस्तों? तथ्य, सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध तथा प्रज्ञान दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर। पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर प्रज्ञान दोस्तों। सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है मित्रों? जो अधिगम को जो प्रभावित करता है उसका व्यक्तिगत प्रभाव क्या है? तो देखिएगा जो अधिगम को जो प्रभावित करता है ना उसका व्यक्तिगत कारक क्या है? परिपक्वता एवं आयु है मित्रों। क्या है? परिपक्वता एवं आयु है जो कि व्यक्तिगत कारक है जो प्रभावित करता है। क्रिया द्वारा किसी वस्तु को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न को रुचि कह सकते हैं, उपरोक्त परिभाषा किसकी है? ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो देखिएगा रुचि को शब्द में इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्रिया द्वारा किसी वस्तु को आत्मसात करने के प्रयत्न को रुचि कह सकते हैं। तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी डीवी की हो जाएगी दोस्तों। किसकी होगी? जॉन डीवी की हो जाएगी है। मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है मित्रों? मूल जो प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक पूछे गए हैं तो मैकडूगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैकडूगल हो जाएंगे। एक नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है मित्रों? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह दिया गया है वाटसन के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत। तो बी नंबर आंसर इसका राइट लगा लीजिएगा। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्न में से है दोस्तों। बालक को जानना, समय का ज्ञान व तैयारी, अनुशासन में सहायता या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोगिता किस प्रकार से लेता है वो? तो बालकों की क्या करता है वो? जानकारी भी रखता है, स्वयं की ज्ञान की भी जानकारी रखेगा, तैयारी भी करेगा, बालक विकास का ज्ञान भी रखेगा दोस्तों। तो बालकों को जानने का भी और समय व ज्ञान की भी रखेगा, अनुशासन में सहायता भी करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है, यह परिभाषा किस मनोविज्ञान की है दोस्तों? तो शिक्षा जो है मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है, यह परिभाषा किस मनोविज्ञान की है? तो मित्रों ये परिभाषा पेस्टोलॉजी की है दोस्तों। किसकी है ये परिभाषा? पेस्टोलॉजी की परिभाषा है। क्लास की अनुबंधन अधिकरण प्राप्त होता है। क्लास की जो अनुबंधन है वो पूछा गया है वो कैसे? जो क्लास की जो अनुबंधन है सिद्धांत दिया गया दोस्तों पावलोव के द्वारा सिद्धांत दिया गया मित्रों। किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया?
पावलोव के द्वारा। इसके सिद्धांत में क्या होता है, एक उद्दीपक जो विशेष अनुक्रिया आरंभे उत्पन्न नहीं करता है, परंतु जब उसे एक ऐसे उद्दीपक के साथ साहचर्य किया जाता है, उसके साथ युग्मित होकर बार बार उपस्थित किया जाता है, तो वह उद्दीपक क्या करता है, दूसरे उद्दीपक के समान अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है मित्रों। यह प्रक्रिया क्या है, पहले तीव्र होती है और परंतु बाद में क्या होती है, धीरे धीरे होती है। पहले तेजी से होगी, बाद में क्या होगी, ये धीरे धीरे होती है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। टोलमैन के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है दोस्तों, किसका अधिक प्रभाव दिखता है, तो वो हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो एक और बी दोनों, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या का अचानक समाधान मिलना किस सिद्धांत की मान्यता है दोस्तों, समस्या का जो अचानक समाधान मिलना, देखिएगा सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात कर लेते हैं, कोलर द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, कोई प्राणी है नई बात को सूझ अंतर्दृष्टि से सीखता है। किसी भी समस्या का अचानक समाधान मिलने से तात्पर्य क्या होता है, प्राणी में एकदम से सूझ उत्पन्न होती है दोस्तों, और समाधान भी हो जाता है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता है मित्रों, तो निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है मित्रों, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि मनुष्य की विभिन्न बातें सीखने में मदद करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है मित्रों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाता है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बुद्धि के जो समूह कारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, उसके प्रतिपादक मित्रों कौन कौन हो जाएंगे, केली हो जाएगा और हो जाएगा थ्रस्टन आपका। तो इसका बी और व सी दोनों आंसर हो जाएंगे, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला देखेगा, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया जाता है, बिन्ने ने, रीड ने या टर्मन या कैटल ने दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से बुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों, तो निम्न में से बुद्धि का जो सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, और एक कारक सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है मित्रों, प्रतिदर्श सिद्धांत भी है और त्रियामी सिद्धांत भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कारक सिद्धांत बुद्धि एक अखंड इकाई है दोस्तों। द्विकारक सिद्धांत भी इसी का भाग है, तो उसमें क्या बुद्धि के दो भेद होते हैं, सामान्य व विशिष्ट होते हैं दोस्तों। त्रियामी जो सिद्धांत होते हैं उसमें क्या होता है, बुद्धि के तीन भेद होते हैं, सामान्य, विशिष्ट है और समूह तत्व दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, एक कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत और त्रियामी सिद्धांत, तीनों ही हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान और परिस्थिति के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है मित्रों, तो उपरोक्त परिभाषा किसकी हो जाएगी, ये रैंपल की हो जाएगी दोस्तों। किसकी हो जाएगी, रैंपल की हो जाएगी। इसका राइट आंसर एक नंबर लगा लीजिएगा। मर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। मर्रे के द्वारा जो एक परीक्षण किया गया था उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, विषय आत्मबोधन परीक्षण। कौन सा हो जाएगा, विषय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषय आत्मबोध परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे TAT के नाम से जाना जाता है। 1935 में इसका परीक्षण किया था दोस्तों। इसके अंदर क्या है, कुल जो परीक्षण में कुल 31 कार्ड, सादे कार्ड होते हैं दोस्तों। कितने कार्ड होते हैं, कुल 31 सादे कार्ड होते हैं। इसमें सभी चित्र क्या होते हैं, पुरुषों व स्त्रियों के होते हैं। 10 चित्र पुरुषों के होते हैं, 10 चित्र महिलाओं के होते हैं, 10 चित्र जो बाकी रह गए वो दोनों के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विषय आत्मबोध परीक्षण। जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई होती है। जन्म के समय पूछा गया, जो बालक के जो सिर की लंबाई है वो कुल शरीर की लंबाई कितनी होती है मित्रों, 1/4 लंबाई होती है। निम्न में से कौन सा बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है। पूछा गया, जो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में कौन सा बालक आएगा। देखिएगा, जो समस्या का बालक आता है, झूठा आता है, नशेड़ी भी आएगा और संवेगात्मक स्थिर भी आएगा मित्रों। जो ये तीनों श्रेणी हो जाएंगी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें मित्रों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतिभाशाली बालक की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है। जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता पूछी गई आपसे। जो बुद्धि लब्धि जिनकी 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं मित्रों, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें से पूछा विशेषता नहीं, विशेषता पूछी गई है। तो अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है मित्रों। पहले तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है उनमें, कठिन विषयों में रुचि होती है और अमूर्त चिंतन होता है। तो असमायोजित दोस्तों ये नहीं होती विशेषता उसकी, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का मित्रों ये क्वेश्चन है, देखिएगा, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो निम्न में से है। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना, उसके आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मित्रों। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि क्लास कैसे लगी आपको और क्वेश्चनों का स्तर कैसा था दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम से पहले मैं आपको 20 से 30 मॉडल पर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों। थैंक यू सो मच।